गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 34। डेट है हमारी 28 सितंबर। टॉपिक है हमारा पोल साइंस से शुरू हो गया है संघवाद। लेसन नंबर 2 है हमारी बुक में। तो देख लेते क्या होता है संघवाद। संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, केंद्र, राज्य और सामुदायिक सरकार। तो हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें हैं, इसलिए हमारा देश जो है संघ राज्य है। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं, क्योंकि हमारा देश संविधान से ही चलता है, तो जो कुछ भी होना वो संविधान में वर्णित है। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। जो संघीय व्यवस्था होती है, तो जो संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, मौलिक जो बातें लिखी हैं संविधान में, उसको बदला नहीं जा सकता। अगर बदलना है तो संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति, इन सब की अनुमति ज़रूरी है। संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना है और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जो बातें हैं उनका सम्मान करना है। 2 प्रकार की होती है, एक संघात्मक सरकार, दूसरा एकात्मक सरकार। संघात्मक में होती है 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार। केंद्रीय सरकार जो होती है, राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती। केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को अपने अधिकार में रखती है। राज्य सरकार जो केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है, लेकिन हर बात पर वो केंद्र का आदेश नहीं मानेंगे। उनकी कुछ शक्तियाँ हमको दी गई हैं जो कि संविधान में लिखित हैं। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और वह इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राज्य की सरकारें हैं उनके पास भी अपनी शक्तियाँ होती हैं जो अपने राज्यों के लोगों के लिए वो काम करती हैं। उदाहरण के लिए है संघात्मक सरकार किस किस देश में है, भारत, कनाडा, जर्मनी इत्यादि। फिर एकात्मक सरकार, शासन का एक स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकार एक केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। राज्य सरकार जो भी काम करेंगी उसका जवाब उन्हें केंद्र सरकार को देना पड़ेगा हर मामले में। ऐसी सरकारें होती हैं एकात्मक सरकार, जिसमें जो मुख्य शक्ति वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, बाकी वो थोड़ा शक्ति को विभाजन कर देते हैं, लेकिन लास्ट में फैसला किसका होगा, केंद्र सरकार का। उदाहरण के लिए है फ्रांस, चीन और जापान। फिर है संघवाद के प्रकार। साथ आकर संघ बनाना। 2 या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता का एक समान होती है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि में ऐसी सरकार हैं जब एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन कर लेती हैं। साथ लेकर संघ बनाना। एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। एक बड़े देश द्वारा ये ध्यान में रखकर कि हमारा देश जो है अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, सब अलग अलग हैं, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन किया जाता है। जैसे किसी राज्य की कोई भाषा, तो वहाँ पर भाषा के आधार पर उस राज्य का गठन किया गया है। केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, भारत और जापान, ये इन देशों के उदाहरण, ये आपको उदाहरण याद रखने हैं। भारतीय संविधान में सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, 3 सूचियाँ हमारे यहाँ पे याद रखने हैं। 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची वो है जिस पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची वो है जिस पर सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची से कहते हैं दोनों मिलकर एक साथ कानून बनाती है। तो इसमें मामले कौन कौन से वो देख लेते हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, मतलब देश की रक्षा के लिए, विदेशी मामलों के लिए, बैंकिंग के लिए, संचार और मुद्रा के लिए, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए हैं ये विषय। पूरे देश के लिए इन मामलों पर एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी पूरे देश को वही मान्य होंगे। फिर राज्य सूची, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, ये ऐसे मामले हैं जहाँ पर प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जलवायु है, अलग अलग तरीके हैं काम करने के, तो इसलिए ये मामले राज्य को दिए गए हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती। इस राज्य सरकार जो कानून बनाती है इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं होता। फिर तीसरी समवर्ती सूची, जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय वो हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी
दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव, वैसे तो ये जो इसके कानून बनाते हैं दोनों ही मिलकर बनाते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें टकराव हो जाते हैं, मतलब उनके विचार नहीं मिलते, तो लास्ट में कौन हेड होगा? केंद्र सरकार। तो जो निर्णय केंद्र सरकार मानेगी वही अंत में माना जाएगा। संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते और देश के लिए जो जितने विषय हैं वो सारे केंद्र सरकार करती है। अब है प्रश्न, संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख करना है। साथ आकर संघ बनाने और साथ मिलकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण दीजिए। आज की वर्कशीट में इतना ही, अच्छे से कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये।